अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में जनाब आप तमाम लोगों को, देखने वालों को, अहले वतन को खुशामदीद कहती हूँ और इस उम्मीद के साथ, दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है तमाम लोग खुश खुरम हैं, खैर वाफियत से हैं और अच्छी सेहत में और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। और जनाब 12 मई है, अब दिन का आगाज़ कर चुके होंगे तो ज़रा मुस्कुराहट के साथ कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगाज़ कीजिएगा। दो कि गर्मी तो बहुत है और जब गर्मी का पारा पड़ता है तो लोगों का पारा भी चढ़ने लग जाता है, लेकिन आप इसको कंट्रोल करने की किसी हद तक कोशिश जरूर करें और गर्मी से और गुस्से से अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि दोनों चीजें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो यकीनी तौर पर आज बढ़ती हुई गर्मी या हीट वेव से मुतालिक तो प्रोग्राम में बात होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत कुछ हमारे शो में होने वाला है। आपको पता है जनाब, सोशल मीडिया पर आजकल हमारे पाकिस्तान की एक नामवर होस्ट और शख्सियत भी कह सकते हैं जनाब आमिर लियाकत की जो वीडियो वायरल हुई और जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपनी बेगम के साथ, दो कि अभी अलैदगी है, प्रॉपर डिवोर्स नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों साइड से हर रोज कुछ नई चीज सामने आ जाती है, कोई नई स्टेटमेंट सामने आ जाती है, कोई नई वीडियो सामने आ जाती है। तो एक्चुअली मामला है क्या, असल झगड़ा है क्या? दानिया शाह हमारे साथ होंगी प्रोग्राम में, सो स्टे ट्यून विद अस। दानिया से बात करें। एक्चुअली इसके अलावा जनाब हीट वेव की तो बात होगी, पाकिस्तान की एक नामवर गुलकारा जनाब महक अली भी होंगी आज न्यू पाकिस्तान की मेहमान, और साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टोरी से मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई, सो लेटेस्ट हैपनिंग क्या है या फिर क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं जो शदीद गर्मी की लहर मुल्क में एंटर हो चुकी है, जिसकी वजह से हीट वेव का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात ने बलाई और वस्ती सिंध के साथ साथ पंजाब के बलाई, वस्ती और जनूबी इलाकों में बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत मामूल से बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। अच्छा, ऐसे लोगों में एहतियाती तदाबीर भी अपनाने की बेहद ज़रूरत है। अच्छा, जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बताएं कि सिंध में शदीद गर्मी पाए जाने का खदशा है। दर्जा हरारत कई इलाकों में मैक्सिमम 50 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। बहुत सारा ख्याल रखें, खासकर वो लोग जो जैकबाबाद, दादू, लाड़काना और सखर में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर इन शहरों में, इन इलाकों में गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, टेम्परेचर काफ़ी रेस कर जाता है। इसके अलावा डेरा गाजी खान में भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचने का खदशा है या इम्कान है। बात करेंगे जनाब मौसम की सूरत हाल के ऊपर और हीट वेव के ऊपर ही कब तक रहेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने टाइम निकाला, बताएगा कि ये कोई नई इस्लाह है या हीट वेव का होना इस खित्ते में मामूल की बात है, एवरी ईयर यही पैटर्न होता है और इट इज नॉर्मल? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हीट वेव तो ज़ाहिर है मई और जून 2 गर्म तरीन महीने होते हैं पाकिस्तान के बेशतर शहरों में, सभी मैदानी इलाकों में ख़ासकर। तो इन्हीं मंथ्स के दौरान हीट वेव अक्सर आती है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा अब नॉर्मल इस तरह से है कि मार्च भी बहुत गर्म गुजरा है, अप्रैल भी बहुत गर्म गुजरा है। यानी पिछले 60-70 साल का डाटा जो हमने एनालाइज किया था उसके मुताबिक मार्च भी वार्मेस्ट मंथ था ऑन रिकॉर्ड फॉर होल पाकिस्तान। इसी तरह से अप्रैल भी वार्मेस्ट मंथ था और इंसिडेंटली दोनों बड़े ड्राइस्ट मंथ थे। यानी मार्च की बारिशें 62% कम हुई मामूल से, अप्रैल की 72% मामूल से कम हुई। तो इसलिए मतलब एक तरह से खुश्कसाली भी चल रही है और दूसरी तरफ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हीट वेव इस वक्त चल रही है करंट पंजाब के मैदानी इलाकों में, सिंध के बेशतर एरियाज़ में, तो ये मामूल से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर्स हैं। यानी आपको मालूम है कि हीट वेव ये होती है बेसिकली कि जो नॉर्मल या एवरेज टेम्परेचर होता है उस महीने का, उससे 5 डिग्री 4 या 5 दिन मुसलसल ऊपर जाए, लेकिन ये तो 6 से 8 डिग्री और कहीं कहीं 9 डिग्री तक भी ऊपर जा रहा है जो एवरेज टेम्परेचर है उससे। इसलिए इसको एक तरह से अनयूजुअल और बिट अर्ली और सीवियर हीट वेव है ये। सरफराज साहब, ये जो हीट वेव मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, किसी बड़े ख़तरे का तो खुदा ना खास्ता सबब नहीं बनेगी ना? ज़मीन का दर्जा हरारत चूँकि बढ़ रहा है, मौसम इस बार खासा आफ्टर विंटर्स काफ़ी तब्दील लगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग की भी हम अक्सर बात करते आ रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल शोज़ में, इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सो इस बार का जो दर्जा हरारत है वो नॉर्मल हद तक बढ़ा है या ज़्यादा आपको लग रहा है?
नहीं, नॉर्मल से ज़ाहिर है जब ऊपर जाता है, मैंने आपको बताया कि 5 डिग्री नॉर्मल से जब टेम्परेचर ऊपर चला जाता है किसी भी जगह का, किसी स्टेशन का, और 4 से 5 दिन मुसलसल जब जाता है तो बाई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ये हीट वेव कहलाती है। यानी मामूल की दर्जा हरारत से मैं आपको मिसाल दूं कि इस मई के महीने के जो मामूल के टेम्परेचर हैं उसमें सबसे ज़्यादा नवाबशाह का टेम्परेचर है जो 44 है। तो अब 44 से ऊपर यानी वो 49 डिग्री 48 डिग्री 49 डिग्री से ऊपर जब चला जाए 4 से 5 दिन तो उसे हम हीट वेव का नाम देते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है सिंध में, तो 48 डिग्री पिछले 2-3 दिन से जैकोबाद का टेम्परेचर 48 आ रहा है, नवाबशाह का 47 आ रहा है, दूसरी जगहों का लड़काना का, और इसी तरह आपके साउथ पंजाब के जो इलाके हैं खानपुर, रहीमिया खान और भावलपुर और इधर डीजी खान, उन सभी एरियाज़ में भी यही 45 से ऊपर ही टेम्परेचर चल रहा है। बल्कि अब तो लाहौर का टेम्परेचर भी 42 या 43 रिपोर्ट हुआ है कल मेरे ख्याल में। तो आने वाले दिनों में यानी अगले 2 से 3 दिन जो हैं 14-15 खासकर 13-14-15 इसमें और ज़्यादा बढ़ेंगे टेम्परेचर, तो वही 45-46 प्लस में जाएगा फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, लाहौर और 45 के अराउंड ये जाएगा। तो देखिए अभी तक कोई ऐसी ह्यूमन कैजुअल्टी तो नहीं हुई। अच्छा, एहतियात के हवाले से बात कर लेते हैं। जब टेम्परेचर इतना बढ़ेगा तो आम शहरियों को किस किस्म की एहतियात बरतनी चाहिए, सेहत का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं कि हीट वेव से मुतासिर ना हो? देखिए उसमें यही एहतियाती तदाबीर हम बताते हैं। वैसे तो डॉक्टर लोग बेहतर तौर पे बता सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक तरह से नेचुरल टेम्परेचर वो 37 होता है। तो बाहर का टेम्परेचर जैसे 37 यानी 40 से या मिड 40s में चला जाता है तो उस वक्त आपकी बॉडी कूल अपने आप को कूल रखने के लिए फिर उसको ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो उसके लिए आप पानी का मुसलसल इस्तेमाल करें, चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे, मुसलसल पानी भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अच्छा, ये भी तो बिल्कुल बेसिक है। यूजुअली तो डॉक्टर्स वगैरह या जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या जो इस चीज़ के माहिर होते हैं वो तो बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं ना कि वाटर इनटेक कैसे रखना है, लेकिन ये बेसिक है जो आप बता रहे हैं। तो तमाम देखने वालों को भी मैं यही मैसेज दूंगी जो सरफराज साहब कह रहे हैं कि वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखें, अपने सर को ढांप कर रखें, पानी की सिपिंग मुसलसल करते रहें, कोशिश करें कि सन एक्सपोजर आपका बहुत ज़्यादा ना हो, बारीक कपड़े पहनने की कोशिश करें जितना हो सकता है, जो बारीक वाली नरम वाली जो लॉन होती है उसका इस्तेमाल करें, शावर आप जितना ज्यादा ले सकते हैं वो उतना लें, वाटर इनटेक के साथ साथ नहाना भी अपना मामूल बनाएं और अपने बच्चों का बनाएं। और बच्चों को स्पेशली गर्मी में जब धूप सर पर हो तब उनको प्ले एरिया या प्ले ग्राउंड मत भेजें, जब सूरज ढलने लगे तभी वहां का रुख करें। अच्छा सरफराज साहब, हमने देखा कि कराची में इससे पहले हीट वेव ने काफी हद तक मुतासिर किया, इंसानी जानों को भी नुकसान पहुंचा। तो अब ये हीट वेव की वजह से कभी पहले ऐसा नहीं सुना था कि कभी ऐसा हुआ हो। जी देखिए 2015 की जो हीट वेव थी ना, बड़ी किलर किस्म की हीट वेव थी कराची के लिए। उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। अच्छा। कि वो बुनियादी तौर पे समंदर में एक लो प्रेशर और फिर बाद में डिप्रेशन बन गया था। वो डिप्रेशन पूरा एक हफ्ता वहाँ पर परसिस्ट किया था और उसकी वजह से सी ब्रीज ब्लॉक हो गई थी पूरा एक हफ्ता मुसलसल। लेकिन उसके साथ साथ एयर बड़ी ह्यूमिड थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, यानी 40 प्लस में 44-45 के दरमियान टेम्परेचर, 42-44 के दरमियान तकरीबन 5 दिन मुसलसल इस रेंज में रहा था टेम्परेचर। और उसके साथ साथ जो हवा में नमी का तनासब था वो भी 60% के एवरेज 60% के आसपास चल रहा होता था, तो उससे हीट इंडेक्स बहुत बढ़ गया था और वो दिन और रात के टेम्परेचर में कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं रहा था। तो उस वजह से वो बहुत किलर साबित हुई थी वो हीट वेव। तो अब की दफ़ा जो हीट वेव है ये लकीली कराची उससे तकरीबन अभी तक बचा हुआ है, यानी एक दिन कल का दिन जो है उसमें कराची में 40 तक जा सकता है। अदरवाइज कराची का टेम्परेचर 36-37 की रेंज में चल रहा है। लेकिन यहाँ चूँकि कोस्टल सिटी होने की वजह से नमी बहुत ज़्यादा होती है, 50-60% एवरेज नमी चल रही होती है, तो उससे हीट इंडेक्स बढ़ जाता है, आपको गर्मी फील बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे आप इंटीरियर सिंध में जाते हैं और इसी तरह से ऊपर साउथ पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में, तो वहाँ भी नमी का तनासब कदरे कम होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इससे डैमेज हीट वेव से अभी तक ऐसा अल्लाह ना करे कोई नहीं हुआ है। आपने जो बात की थी एहतियाती तदाबीर की, तो उसमें जो हम खास कर ये कहते होते हैं कि जो पीक आवर्स होते हैं वो 11 बजे से लेकर 3 या 4 बजे तक ये पीक हीट आवर्स होते हैं। तो इसके दौरान लोगों को चाहिए कि अपने आप को कम से कम ओपन सन में एक्सपोज करें, और अगर काम काज के हवाले से आपको बहुत बाहर निकलना मजबूरी हो तो फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद आप साए में बैठें, सस्ता लिया करें,
मुसलसल धूप में जो है ना वो रहना मुनासिब नहीं होता। ठीक। अच्छा सरफराज साहब, मौसम की तब्दीली कब होगी, हीट वेव कब तक रहेगी और बारिश का इम्कान कब है, मौसम अच्छा कब होगा, खुशगवार कब होगा? देखिए ये जो करंट स्पेल चल रहा है ये 16 मई तक तो है सारे मैदानी इलाकों में तकरीबन। वही मैंने जैसे कहा आपको कि मिड 40s और उससे ऊपर टेम्परेचर हम देख सकते हैं। 16 मई या कुछ इलाकों में फिर 17 मई को सबसाइड करेगी, इसलिए कि कुछ मगरबी हवाओं का एक हल्का सिलसिला हमारे शुमाली पाकिस्तान में यानी गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और केपी के कुछ इलाकों में हो सकता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी हल्की फुल्की हो, कुछ जगहों में आंधी चले, कुछ जगहों में बारिश हो, तो उससे फिर सबसाइड करेगी। 17 मई से आगे फिर ये एक तरह से इसका सिलसिला थम जाएगा। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में जो हीट वेव का खदशा है उस हवाले से हमें बता भी रहे थे। अच्छा, बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, स्पेशली बिकॉज आई हैव 2 kids, सो बीइंग अ मदर में बड़ी कंसर्न रहती हूँ, तो तमाम देखने वाले भी बच्चों का बहुत खासकर ख्याल रखें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जनाब वो बड़े नन्हे फूल होते हैं और उनको पता नहीं होता टेम्परेचर। गर्मी में भी आप उनको बिठा देंगे तो वो मुसलसल खेलते रहेंगे, हाइपर होते रहेंगे और जब तक आप उनको बुलाएंगे नहीं अपने पास तो डिहाइड्रेटेड आपके बच्चे ना हो, आप ना हो, तो इसका आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल ये जो टाइम चल रहा है अभी भी पेट के बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं और बच्चा अगर इस सूरत में डिहाइड्रेटेड हो जाए तो क्योंकि बच्चे वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा शौक से नहीं पीते, बड़ा दगो-दो करनी पड़ती है, तो बहुत ख्याल रखें अपना भी, गर्मी से जितना हो सकता है अपने आप को और अपने प्यारों को बचा के रखें और वाटर इनटेक अच्छा रखें, साए में रहें, सर ढाम के रहें, बारीक कपड़े पहने और बहुत सारा अपना ख्याल रखें। जनाब ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी सेहत से मुतालिक एक और सेगमेंट भी होगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम कौन सा सेगमेंट करें ये देखने के लिए देखते रहिए नेओ न्यूज़। वेलकम बैक जनाब, और कुछ सियासी माहौल की बात करेंगे और सियासी मुलाकातों की बात करेंगे और अहम मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर हो रही हैं। बात तो पाकिस्तानी सियासत की है, लेकिन लगता है कि जो फैसले हैं वो मुल्क से बाहर शायद हों। मैं बात लंदन की तरफ कर रही हूँ और जो अहम मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ, और तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं इस मुलाकात से मुतल्लिक कि इस मुलाकात में क्या कोई अहम फैसले किए जाएंगे। अहम फैसले किए जाएंगे तो कब तक सामने आएंगे। जनाब ये मुलाकात हुई है जिसके बाद मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास भी हुआ है। इजलास में इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, फयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने, पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की है। अब तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि जनाब क्या होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेओ न्यूज़ के रिपोर्टर इब्राहिम लकी साहब। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुलाकात, अहम मुलाकात और चर्चे हो रही है हर जगह इस मुलाकात के, तो कुछ क्या आपको लगता है कि आने वाले एक का दिनों में कोई अहम या बड़ी बात भी सामने आने वाली है? देखिए, सबसे अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि आपने यानी सिस्टम ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 99 को पाकिस्तान की सियासत से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुए, आप उनको नहीं कर सके। आपने 5 साल पहले आपने उनको पाकिस्तान की सियासत से आउट कर दिया और आज आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स के हवाले से आज के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंतहाई जो है ना रेलेवेंट है। अभी कोई और रेलेवेंट नहीं है, इमरान खान रेलेवेंट नहीं है, वो फील्ड से आउट है और इस वक्त जो ग्राउंड पे है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये एक पॉलिटिकल, हमें ये समझना चाहिए कि आप किसी भी पॉलिटिकल फोर्स को आप इस तरह बाहर नहीं फेंक सकते। ठीक, एक तो ये है। सेकेंडली अब जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, फ्यूचर पॉलिटिक्स है, वो सारे लंदन में डिस्कस हो रही है। जब ऑपोजिशन बात करती है तो वो ऑपोजिशन यही कहती है ना कि वो उन पर जनाब सजा याफ्ता है, एग्री अदालत का फैसला है, एग्री सजा याफ्ता है, चोर हैं, डाकू हैं, बहुत बुरे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वो कहती, जमातें कहती हैं, ऑपोजिशन कह रही है। एग्री यहाँ अदालतों के फैसले हैं, कुछ भी है। मैं लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते मैं एक ये बात कर रहा हूँ कि एक चोर डाकू जो है, करप्ट, वो आपका सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। आपकी इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो आप समझे कि लंदन में जाके सरनगू है अपने उस लीडर के आगे।
वज़ीर आज़म आपका जो है वो अपने लीडर को जाके जो है वो सल्यूट पेश जैसे पहले 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, लेकिन आपने उनके साथ क्या क्या किया। मकसद ये है कि हमें अब सोचना है उन लोगों को भी कि किसी भी पॉलिटिकल फोर्स को आप सियासत से आउट नहीं करें। जब आप आउट करेंगे तो वो पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा। असल सियासत पाकिस्तान की पॉलिटिकल नहीं है, असल ये है कि स्टेबिलिटी है पाकिस्तान। एक बात इब्राहिम साहब, माज़रत के साथ मैं बड़ी बात सुन रही हूँ कि हमें किसी भी लीडर को इस तरह से सिस्टम से आउट नहीं करना चाहिए, किसी भी वज़ीर आज़म को, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ये रीत बन चुकी है, ऐसा ही होता चला आ रहा है? और इमरान खान साहब भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से गए हैं और उनके जाने के बाद फौरन ये कहा जा रहा है, वही जमातें जिन्होंने उनको घर भेजा वही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी भी वज़ीर आज़म को घर नहीं जाना चाहिए। ये बात मुझे थोड़ी सी जरा वो लगती है। देखिए, आपने जो रीत वाली बात की है बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने रीत डालने की कोशिश की कि भुट्टो को आउट कर दें। भुट्टो नहीं गया, भुट्टो आज भी आपके सर पर सवार है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ जो है वो भी सर पर सवार है। लिहाजा हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान को आगे रखते हुए, पाकिस्तान की सोच को आगे रखते हुए, देखिए आपने जिन जिन लोगों के सिस्टम से निकाला ना, उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान की तरक्की को हुआ। आप देखिए आज डॉलर कहाँ पे है, ये सिर्फ एक हुकूमत का नहीं है, ये बार बार जो रुकावटें आती हैं तो होती रही है ना उसकी वजह से, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे दुनिया में मुकाम नहीं है। और पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए ताकि पता चले कि कोई भी एक गवर्नमेंट वो पाकिस्तान की तरक्की को कहां लेकर गई है। आप देखें ना आज डॉलर क्या कहां पे है, आपकी इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है, महंगाई की क्या है, ये किस वजह से है? स्टेबिलिटी ना होने की वजह। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, अब देखें लंदन में जो है हुकूमत बैठी हुई है, अब देखें वो अब क्या फैसले करते हैं, क्योंकि मुश्किल फैसले करने आज भी हम कुछ मुलाकातें स्केड्यूल हैं। जी बिल्कुल, 2 पार्ट थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के जो नशिस्त होनी है। एक तो कल हुई है एक नशिस्त जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ओवरऑल एक ब्रीफिंग दी गई है प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम की तरफ से कि इस वक्त पॉलिटिकल सूरत हाल क्या है, अपोजिशन की क्या सूरत हाल है, हम इत्तेहाद हुकूमत कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, लेने चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है वो तो ये है कि क्या आप 1 साल हुकूमत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते तो फिर इलेक्शन में आ जाए। अगर आप इलेक्शन में नहीं आते तो 1 साल बाद आप जब इलेक्शन में जाएंगे तो आप क्या आवाम के लिए एक जो है अपना बयानिया लेकर जाएंगे। सही। इस वक्त इमरान खान जो है वो जलसे कर रहा है, ठीक, वो अपने बयानी को लेकर जा रहा है कि अवाम में उसके भी उनके भी बहुत अच्छे। अभी चीजें गैर जरूरी नहीं हो गई हैं, अब जलसे किए जाएं या कुछ भी किया जाए, अब तो अभी रेलिवेंट अगले इंतखाबात तक तो मामला जरा अभी वो अभी है वो रेलिवेंट, अभी नहीं, अभी जैसे होता है ना कि बड़ी ईद आती है, छोटी ईद आती है, तो उसके 3 दिन खत्म होने के बाद भी 2 दिन सेलिब्रेशन जो है ना वो रहती है। इसी तरह अभी चूंकि इमरान खान साहब भी जो है वो पवेलियन में वापस लौटे हैं, तो अभी वो रेलिवेंट है। 2 लोगों को वो हिट कर रहे हैं। ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए जी, ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हुकूमत को देखे ना, दूसरी जमातें अगर थोड़ा सा वो कहते हैं ना टफ टाइम देंगी तो जरा हुकूमत भी जरा एक्टिव रहती है, तो होना चाहिए दोनों साइड से होनी चाहिए। और इस वक्त इमरान खान अपनी पोजीशन, लेकिन हेल्दी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पॉजिटिव। उसके लिए तो कल्चर होना चाहिए, उसके लिए आपके पास कल्चर होना चाहिए, पॉलिटिकल कल्चर होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होनी चाहिए। हम नहीं है आप एक ट्वीट करें इमरान खान के हक में या मियां नवाज शरीफ के हक में या अपोजिशन के किसी हक में, आपको गाली आ जाएगी। ठीक। अच्छा, पंजाब की पावर शेयरिंग की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि इनसाइड स्टोरीज आपके पास होती हैं, तो काफ़ी बहस भी चल रही है और बहुत सारा इख्तलाफात भी चल रहे हैं, तो क्या मामलात होने वाले हैं आने वाले दिनों में? आपको लगता है कि कुछ तब्दीली होने वाली है या कुछ अंदर खाते कुछ स्टोरीज कुछ चल रही हैं? पंजाब की जो पावर शेयरिंग में जो थोड़ी सी रुकावट आई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, वो जो है रुकावट है इसमें। आपके पंजाब असम्बली के स्पीकर वो इसमें रुकावट हैं। आपके जो गवर्नरशिप जो है वहाँ पर आनी है उसके लिए काफ़ी इश्यूज जो है वो आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सदर आरिफ अलवी ने अगर कुछ ना किया, कुछ एक्टिव ना किया, तो मैं ये समझता हूँ कि उन पर जो है आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो ओहदा होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, गवर्नर का ओहदा भी कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, स्पीकर पंजाब असम्बली का या नेशनल असम्बली का भी जो ओहदा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। लिहाजा ये तीनों ऑफिस को गैर जानबदार होना चाहिए, लेकिन अफसोस के यहाँ पे तो तीनों गैर जानबदार नहीं है। वो परवेज़ लाई साहब कहते हैं कि नहीं जी वो बुरे हैं, गवर्नर साहब कहते हैं जी ये बुरे हैं, प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी लिफ्ट नहीं करा रहा। तो सो ये तीनों जो आपके ब्रिजेस होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो
उसमें काफी जो है, जिसकी वजह से काफी मामला आपको लगता है कि डिले भी फिर हो सकते हैं, काफी डिले हो रहे हैं। गवर्नरशिप का मामला इस वक्त आपका गवर्नर है ही नहीं, आपका वो देखें ना हेल्ड इन अबेंस है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता कभी भी खाली नहीं होता, ना प्रेसिडेंट का होता है, ना गवर्नर का होगा, ना स्पीकर का होगा। इसके लिए एक पूरी फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट नहीं होगा तो आपका चेयरमैन सेनेट हो जाएगा, वो नहीं है तो स्पीकर हो जाएगा, इसी तरह गवर्नर नहीं है तो स्पीकर जो है। लेकिन जब हर चीज आइन में मौजूद है तो आई थिंक आइन के अकॉर्डिंगली उसके तहत तमाम चीजें सॉल्व प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए मुल्की मुफाद के लिए। मेरे ख्याल से किसी सियासी जमात के मुफाद के लिए नहीं होना चाहिए, मुल्की मुफाद में होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, और ये तीनों ऑफिस को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर एक एडवाइस भेजते हैं प्रेसिडेंट को तो उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक अगर वो गवर्नर का हलफ है तो वो अगर एक्टिंग बनना चाहता है, एक्टिंग उसको एक असाइनमेंट मिलती है स्पीकर पंजाब असेंबली को, तो वो जाए गवर्नर। अच्छा, वैसे आपसे मैं सवाल करूंगी, हमजा शहबाज शरीफ को हाउ डू यू सी एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब में, क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे तो वो काफी एक्टिव रहे हैं उससे पहले भी पॉलिटिकली, और उनके जो वालिद साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो पंजाब का बहुत बड़े बड़े काम भी किए, तो लोग कंपैरिजन भी करते हैं। तो हमजा शहबाज को किस तरीके से देखा जा रहा है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से आने वाले वक्त में आपको लगता है? एक तो शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट करने में, लेकिन अगर हम बाकियों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमजा इज़ ए गुड चॉइस, और उसने आते ही अपने वालिद की तरह आते ही अगले ही दिन टाइम से पहले ऑफिस गए हैं, उन्होंने कुछ इकदामात उठाए हैं और कुछ चीज़ें जो है ऑर्डर उन्होंने की हैं, और मैं ये समझता हूँ उनकी लाइन एंड लेंथ ठीक है, वो अच्छे वसीम अकरम प्लस साबित होंगे पंजाब के लिए बानिस्बत के उस्मान बज़दार। ऐसे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो चीज़ें काफ़ी हमें नज़र भी आना शुरू हो जाएंगी ओवर द टाइम। डेफिनेटली एक तो ये है कि उनको इश्यूज़ का पता है, उनको ये पता है कि हमें स्ट्राइक कहाँ पे करनी है, कब करनी है, और किन किन एरियाज़ को हमने फोकस करना है। जनूबी पंजाब वो फोकस कर रहे हैं, पानी की जो शॉर्टेज है उसके वाले से वो बहावलपुर को, मुल्तान को, और ये सदरन जो पंजाब है उनको फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे किसानों को वो फोकस कर रहे हैं, स्कूल्स को वो जो है वो फोकस कर रहे हैं, जो कि हमारे सदरन पंजाब के बहुत ये छोटे छोटे जो इशूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का, उनको वो जो एड्रेस कर रहे हैं। लाहौर की ब्यूटिफिकेशन जो है वो उन्होंने कल एक मीटिंग जो है वो कॉल की है कि भी लाहौर की ब्यूटिफिकेशन जो है वो पहले क्या थी हमारे दौर में और अब जो है वो क्या रही है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब लाहौर में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फर्स्ट जो विजिट हुआ था और जब इस्लामाबाद जाने लगे तो उन्होंने फिर एक एरियल व्यू लाहौर का जो है वो लिया, और लाहौर की सफाई सुथराई के हवाले से काफ़ी उन्होंने जो है वो डिस्प्लेयर जो है वो शो किया। मैं समझता हूँ बाप और बेटा दोनों लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बहुत टची हैं, इसी तरह साफ पानी है उसके हवाले से जो है वो काफ़ी। अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, चीज़ें सस्ती की जाए, महंगाई को कम किया जाए, तो ये वो सारी बातें हैं जो अवाम के मुफाद के लिए या आम आदमी के इंटरेस्ट के लिए, या वो चाहता है कि ये सब कुछ, तो ये सब कुछ कैसे किया जाएगा? देखिए, इसके लिए आपको जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी होगी, और वो बनेगी कलेक्टिव विजडम के साथ। ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून बनाएगी या पीपल्स पार्टी बनाएगी या तहरीक इंसाफ बनाएगी। आपको याद होगा कि जब ये 2018 की गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई तो उसमें अपोजिशन लीडर थे, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच में कहा था कि हमें एक चार्ट ऑफ इकॉनमी करना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी हैं, ये नून है, ये फलां पार्टी, ये तमाम के एक्सपर्ट्स बैठ के, तमाम के लीडरशिप बैठ के एक रोड मैप बनाए, एक पीएसडीपी बनाए, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए कि हमने मुल्क को आगे लेके कहां जाना है। आपकी हुकूमत आ जाए, मेरी आ जाए, उनकी चले जाए, लेकिन वो जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा वो अफेक्ट ना हो। देखिए अभी आपका जो हमने देखा कि जो कि गुज़श्ता हुकूमत में बाकायदा पॉलिसी ना होने की वजह से या वो जो मईशत का हाल है इसके ऊपर बहुत सारी बात होती है। अच्छा, बज़ाहिर तो सारे मामलात मिफ्ता इस्माइल साहब देख रहे हैं, लेकिन इसहाक डार साहब जो कि लास्ट टाइम डॉलर रेट को कंट्रोल रखने में माहिर समझे जाते हैं, या उनका अगर कहा जाए कि रोल या किरदार रहा है इन पास्ट, तो आपको लगता है कि अभी भी इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर उनको भी कोई रोल या किरदार दिया जा सकता है, या वो आपको लगता है पिक्चर में वापस आएंगे? देखिए, एक तो उनके लीगल इश्यूज हैं, कुछ हेल्थ के इश्यूज भी हैं, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकली जो है मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान आकर वो ये करेंगे, लेकिन ये ज़हन में रखें कि आपके जो मास्टर माइंड होंगे ना वो इसहाक डार ही होंगे। अच्छा, इसहाक डार ही, क्योंकि ये आप कह रहे हैं बैक स्टेज वो। हाँ, बैक स्टेज। अच्छा, आखिरी सवाल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की हवाले से कुछ खबरें हैं या नहीं है? शॉर्ट आंसर। नहीं,
नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला जनाब प्रोग्राम के लिए। जनाब ये तो थी आज की लेटेस्ट पॉलिटिकल हैपनिंग और उसके हवाले से तज्जिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ शेयर किया था कि आज हम सेगमेंट करेंगे। चंद माह पहले आपको पता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की तीसरी शादी हुई, तीसरा निकाह उन्होंने किया दानिया शाह के साथ। और अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर जो तमाम खबरें वायरल हैं, जिनकी चर्चा है, आप तमाम लोग भी जानते हैं कि दानिया शाह ने खुला की दरख्वास्त अदालत में दायर कर रखी है। और उनका ये मौक़िफ़ है, ये कहना है कि आमिर लियाकत नशे की हालत में दानिया पर तशद्दुद करते रहे। और रिसेंटली अब उन्होंने एक वीडियो भी लीक की है जो कि आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। सूरत हाल इस वक्त है क्या, जानेंगे। दानिया शाही इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दानिया। बताइएगा इस वक्त क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? मैं तो आमिर लियाकत के साथ निभाना चाहती थी, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बहुत धमकी दी, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई और मुझे अदालत जाना पड़ा। दानिया, आमिर लियाकत साहब सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, हम तमाम लोग देख रहे हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। उन्होंने भी आपके कुछ वॉइस नोट्स, व्हाट्सएप कॉल्स कुछ शेयर की हैं, उस बारे में आप क्या कहती हैं? ये सब फेक है, सोशल मीडिया का ज़माना है। क्या कह रही हैं आप, फेक है सब कुछ? जी। अच्छा, तो फिर आमिर लियाकत साहब का भी ये मौक़िफ़ है कि जो वीडियो आपने वायरल की है वो फेक है, आप इस पर क्या कहेंगे? उस पर आमिर लियाकत साहब खुद आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई बातचीत हुई है पूरे मामले के बाद, जब ये सारा मीडिया सोशल मीडिया पर गया है, और अगर वो आपसे राब्ता करते हैं, कोई सुलह सफाई से मामला ख़त्म करने की कोई इरादा रखती हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं रखती, लेकिन वो रख रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कांटेक्ट किया है आपसे? उन्होंने पहले तो एक दिन तो वो सुलह करते हैं, दूसरे दिन वो टॉर्चर करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब धमकी वगैरह देते हैं। अच्छा, तो किसके थ्रू कांटेक्ट किया या खुद किया है? पहले वो अपने पीए के थ्रू करवा रहा था। अच्छा। तो कल रात को उन्होंने खुद ही किया। तो क्या कह रहे हैं कि सुलह सफाई से सारे मामला तय पा जाएं, या वापसी का कहा जा रहा है, या सोशल मीडिया पर ना की जाए चर्चा, क्या कहा क्या जा रहा है? वापसी आ जाए जी, वो बोल रहे हैं कि वापस आ जाए। वो बोल रहे हैं कि वापस आ जाए। अच्छा, सोशल मीडिया पे उन्होंने, मैंने कल देखा, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि मैंने दानिया को माफ किया। तो वो तो माफी मांग रहे हैं, आपको माफ कर रहे हैं कि ठीक है गलती हो गई और ठीक है मामला मैंने खत्म किया अपनी तरफ से। देखें, उन्होंने गलती की थी, माफी उन्होंने मुझसे मांगनी चाहिए थी। हाँ। ना कि मैंने शुरू की थी, शुरुआत उन्होंने की थी, गंदा उन्होंने मुझे किया। अच्छा। अब कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं उनके पास जाऊं। दानिया, क्या होता रहा शुरू में? मैंने देखा आपके इंटरव्यूज भी देखे, आप मुख्तलिफ चैनल्स पर गई, मॉर्निंग शोज में भी गई, बड़ा हैप्पी कपल लग रहा था, कोई इस तरह की बात भी नहीं हुई। कब से ये तशद्दुद के वाक़यात शुरू हुए? आपको एग्जैक्टली किस दिन पता चला कि डॉक्टर साहब ड्रग्स करते हैं अकॉर्डिंग टू यू? मुझे शादी के 2-3 दिन बाद ही पता चला, और तशद्दुद तो वो शादी के दूसरे दिन से ही शुरू करना होगा। अच्छा, वैसे हैरत की बात है कि अगर किसी खातून को शादी के दूसरे दिन पता चले कि मेरा शौहर ड्रग्स करता है, तो वो मेंटली बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हमने जितने भी आपकी शोज देखे, यू वर लुकिंग वेरी नाइस, और बहुत ज़्यादा आप फर्म लग रही थी, कहीं से स्ट्रेस आउट नहीं लग रही थी। तो क्या वजह इस बात की? देखिए, ब्यूटी पार्लर सबको चेंज कर देता है। जी, क्या कह रही दानिया? जब इंसान रेडी हो, मैंने कहा ब्यूटी पार्लर सबको चेंज कर देता है जब इंसान रेडी होता है। लेकिन आपकी बातों में भी कोई स्ट्रेस दिखाई नहीं दी ना? या तो आप ओके थी कि अगर वो ड्रग्स कर भी रहे हैं तो चलें ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि जो इंसान स्ट्रेस में होता है वो टीवी पर इस तरह से जाकर तो इतना अच्छे से रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं कर सकता। तो ये 3 महीने के बाद ही आपने क्यों सब कुछ मीडिया के सामने रखा?
देखिए कोशिश की थी, मैंने कहा चले सुधर जाएंगे। हाँ। मैंने कहा मैं किसी को कोई बात नहीं करनी, इसे मैं खत्म करवा दूंगी जो भी करते हैं नशा वगैरह। हाँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने आखिरी जवाब यही दिया कि मैं सुबह छोड़ सकता हूँ, दुनिया छोड़ सकता हूँ, हाँ। नशा नहीं छोड़ सकता। अच्छा, और पहली बार हाथ कब उठाया आप पर? शादी के बाद? शादी की जब मीडिया में बात फैली उसके कुछ ही दिनों बाद। अच्छा ठीक, तो आपने किसको बताया फिर सबसे पहले? मैंने तब तो नहीं बताया था, हाँ। चुप रह गई थी। मैंने कहा छोड़े, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे वो करते गए, फिर मुझे वालिदैन से बात करनी पड़ी। अच्छा दानिया, आप अपनी इंटरव्यूज में कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपको नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे और नहाने भी नहीं देते थे और बहुत सारी पाबंदियां थी, बहुत तरह का तशद्दुद था, लेकिन उसके बावजूद आप जो वीडियो वायरल करती हैं उसमें एक चिल एनवायरनमेंट है और हम देखते हैं कि आप बड़े आराम से वीडियोस बना रही हैं। मोबाइल के फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं आयद की थी डॉक्टर साहब ने? बाकी जहां पर इतनी पाबंदियां लग गई थी, फोन नहीं आपसे लिया? मुझे बात सुने, एक वाहिद मेरे पास फोन था, सही है, उसकी पाबंदी उन्होंने की हुई थी, लेकिन वो इधर उधर जरा होते थे, वॉशरूम जाते फिर मैं मोबाइल यूज करती थी, वरना उसके अलावा मुझे अपने सामने भी मोबाइल यूज नहीं करने देते थे, बहुत डांटते थे। तो दानिया, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्या प्लान कर रही थी जब आपको पता चला कि ये इंसान रक्स करता है, या अभी मेरे पे हाथ भी इसने उठाना शुरू कर दिया है और वापसी कोई नहीं है, सुधर नहीं रहा है, तो फिर क्या प्लानिंग के तहत आपने वीडियोस बनाना शुरू कर दी सारी कि अब मैं इसको मजा चखाऊंगी और 3 महीने के बाद ये सारा होगा? क्योंकि नॉर्मली जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, आई एम मैरिड, आई हैव 2 किड्स, तो आप किसी की क्यों वीडियो बनाएंगे? अपने शौहर की क्यों कोई वीडियो बनाएगा, या अपनी बीवी की कोई शख्स क्यों वीडियो बनाएगा? दैट मीन्स कि आप प्लानिंग के तहत वीडियोस बना रही थी। लेकिन मैंने ना उनकी कोई प्लानिंग की थी, वीडियोस बनाई। तो फिर आपने कैसे रैंडमली आप ऐसे रैंडमली आपने अपने शौहर की वीडियो इस हालत में बना ली? देखिए बात सुनो, जब वो इतनी घटिया इल्जामात लगा सकते हैं मुझ पे, सही है, और मैंने तो लेकिन दानिया वो इल्जामात आपके खुला दायर करने के बाद इल्जामात लगे ना दानिया, वो तो पहले आप बोली ना, उसके बाद डॉक्टर साहब ने इल्जामात लगाए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि वीडियोस जो आप बना रही हैं अपने शौहर की, रिलेशनशिप में रहते हुए, उनकी बीवी होते हुए, ये तो काफी अनएथिकल बात है। कुछ वीडियोस आई भी हैं मेरे पास, ये कुछ वीडियोस आई भी हैं। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि वो वीडियोस आपने नहीं बनाई, आपको किसी ने भेजी हैं? जी, और एक वीडियो जो है वो मेरे पास थी बस, इसके अलावा मेरे पास कोई वीडियोस नहीं थी। मेरे पास और भी काफी सारी वीडियोस आई हैं। अच्छा, तो जिस बेडरूम की वीडियो वायरल हुई है वहां पर आप मौजूद नहीं थी, या आप मौजूद थी और कोई तीसरा शख्स भी था जो वीडियो बना रहा था? जाहिर बात है, क्योंकि वो तो आपके घर की है ना, आपके कमरे की है ना वीडियो। बात सुने ना जी, देखिए बात सुने, मुझे ये शॉपिंग के लिए भेजते थे कभी कभी, ठीक है, मुझे कहते थे जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं, अगर तुम्हें आना है तो मुझे आधा घंटा पहले बताना। ठीक है, तो मैं इस तरह उनको बताती हूँ। दानिया, आप नहीं समझती कि वीडियो बनाना, किसी शख्स की बरहना वीडियो बनाना, इस हालत में वीडियो बनाना, इट इज वेरी अनएथिकल। अगर वो शख्स आप पे तशद्दुद करता है, मारपीट कर रहा है, नशा करता है, या 100 बुराई है, हमें किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है डॉक्टर साहब से, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, लेकिन आप बड़े तरीके से अदालत का दरवाजा खटखटाएं, अपने वालिदैन के घर जाएं और सुलह सफाई से, अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अलहदगी इख्तियार कर लें। अदालत भी आपको इस चीज का राइट लेता है। लेकिन ये जो कीचड़ उछाला जा रहा है ऑन सोशल मीडिया, डॉक्टर साहब पर भी और आप पर भी, आप समझती हैं कि ये दुरुस्त है, या आप समझती हैं कि गलती हो गई, सुलह सफाई के साथ अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था? देखिए, मैं तो नहीं करती, लेकिन वो जरूर करते, ठीक है, और मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो मुझे सुलह सलाह से डिवोर्स दे दें, अभी भी चाहती हूँ, अदालत जाने से पहले वो मुझे दे दें डिवोर्स, मैं इतना चाहती हूँ। दानिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने पैसों के लिए बहुत सारा हक महर भी था आपका, वो अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल भी है, उसके लिए सब कुछ किया गया, बाकायदा पूरी स्ट्रेटजी अपनाई गई। ये आप उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, जो 2.5 लाख हक महर था वो तो अदा करना पड़ता है, वो तो हर खावन का होता है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से लिखवाया था, मैंने नहीं लिखवाया था। और जो दूसरी घर की बात हो गई और गाड़ी की बात हो गई,
वो उन्होंने हमसे वादे किए थे जो कि उन्होंने पूरे नहीं किए। जो हमने कहा है, अदालत ने कहा है कि कल कोई हम पे इल्जाम लगाएगा तो हम पहले ही लिखवा लें, हमने ये नहीं लिया और न ही इसे कुछ छोड़ लिया। अब आप क्या चाहती हैं? 2.5 लाख में उसने लिखवाया। ठीक है, अब आप क्या चाहती हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं अदालत से और आमिर लियाकत साहब से? देखिए, मुझे अदालत से तो सिर्फ डिवोर्स चाहिए, वो तो मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, और आमिर लियाकत से भी मैं यही चाहती हूँ कि मुझे अदालत जाने से पहले ही डिवोर्स दे दे। अच्छा, ठीक है। आप समझती हैं कि ये मामला, आप समझती हैं दानी, ये मामला सुलह सफाई से हो सकता था या अभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, आपको वो वीडियो किसने सेंड किया? आप कह रही किसी तीसरे बंदे ने आपको सेंड की। कौन है वो शख्स जिसने आपको वो वीडियो सेंड की? देखिए वो पर्सनल है, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहती। आपने सवाल पूछा। आमिर लियाकत साहब तो मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि वो वीडियो आपने वायरल की, आपने लीक की, आपने बनाई, आपके कमरे की नहीं है वो वीडियो। देखिए, वो इंसान ऐसा है कि वो अपनी दूसरी बीवी का कहता है कि इसने यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ। दानिया, वो कमरा आपका है कि नहीं है? बड़ा आसान सा सवाल है, अगर आप खुल के बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? जिस रूम की वीडियो वायरल हुई है वो आपका ही रूम है ना? उससे पहले भी वीडियोस आई है ना उसी रूम से, जो अच्छे मूड में भी आई है, खुशगवार माहौल में भी आई है। तो दैट मीन्स के वो आपके ही घर की वीडियोस हैं, वो किसी तीसरे के घर की वीडियोस तो नहीं है। अब आप कह रही हैं कि वो किसी और ने आपको भेजी है। देखिए, मेरे पास और भी इसी चीज में बहुत सारी वीडियोस हैं, हम इस मामले में बात नहीं करते। अच्छा, तो बहुत सारी वीडियोस आपके पास है। कभी आप कह रही हैं कि किसी और ने भेजी है, अब आप कह रही है बहुत सारी वीडियोस आपके पास भी मौजूद हैं। जी, किसी और ने भेजी हैं, तो मैंने आपको बताया। आपके बेडरूम में कोई और आया, कोई तीसरा शख्स था या आपकी गैर मौजूदगी में कोई और आता था? वैसे तो आप कह रही हैं कि आमिर लियाकत साहब ने आपको बंद करके रखा था ना उस कमरे में। बात सुने जी, सुन रही हूँ। हम इस टॉपिक को छोड़ दें, ये टॉपिक अदालत का है। वीडियो वायरल होने वाला टॉपिक, हम अदालत की तो बात ही नहीं करें ना, हम अदालती बात नहीं करें। मैं वीडियो की बात कर रही हूँ आपसे कि वीडियो तो आपके कमरे की आप बता नहीं रही हैं, कोई तीसरे शख्स ने बनाई है, क्योंकि आपको तो बकौल आपको तो कैद किया हुआ था ना डॉक्टर साहब ने। देखिए, कैद किया हुआ था, सही है। जब उनका दिल करता था, जब उनको किसी और की जरूरत होती होगी तो मुझे बाहर भेज देती होंगी, और जब तक उनका फोन नहीं आता था, जब तक वो कहते थे कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक ना आना। अच्छा, ऐसा भी होता था? ये काफी वैसे स्ट्रेंज बात है। थैंक यू दानिया। देखिए, वो 24 घंटे घर रहते थे। अच्छा, वो बाहर नहीं जाते थे। चले, इंसाफ हो। बहरहाल हम यही कह सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जनाब, इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक हेडलाइन ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम जिस खातून से आपकी मुलाकात इस सेगमेंट में करवाने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर एन इंस्पिरेशन, अगर कहा जाए कि पाकिस्तान का प्राइड है तो भी कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान का जो नाम है वो भी रोशन कर रही हैं। तो जनाब, ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस स्पॉटिफाई को कौन नहीं जानता, सबको पता है। वहाँ पर मशहूर सूफियाना कलाम, हम्दो-नात और तलावत कुरान पाक पर मुश्तमिल अपनी मखसूस कैटेगरी रमजान डेस्टिनेशन को पाकिस्तानी सामीन के लिए अपडेट किया गया, और स्ट्रीमिंग सर्विस ने इक्वल पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर के तौर पर गुलकारा महक अली को भी इसके लिए मुंतखब किया, और उन्होंने अपनी आवाज में सल्ले अला नबीना के टाइटल से कलाम रिलीज किया और पाकिस्तान का जनाब नाम भी रोशन किया। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, फख्र पाकिस्तान है। आगाज आप देखें ननकाना साहब से हुआ, और कहाँ पाकिस्तान से बाहर जो है वो अपना नाम बना रही हैं, और साथ ही साथ अपने मुल्क का भी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। महक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत शुक्रिया इतने वार्म वेलकम का। महक, कैसा लगता है आपको जब इस तरह से अप्रिसिएशन होती है, जब आप अपना नाम रोशन करती हैं, अपनी फैमिली का, अपने मुल्क का, तो वो क्या एहसास होता है? बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और मतलब मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और सबने बहुत प्यार दिया, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, पूरी दुनिया से मुझे लोग दुआएं, मोहब्बतें और प्यार और सब भेज रहे हैं। अच्छा, कैसा लगा आपको अपना, जब आपका आपने देखा अपने आप को लाइव स्ट्रीमिंग पर उस तरह से, तो बहुत यकीनी तौर पर अच्छा फील हुआ होगा? बहुत अच्छा फील हुआ था। वही जब आप
काम कर रहे होते हैं ना, मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है हर आर्टिस्ट के लिए, आप किसी भी फील्ड में। तो आप पॉजिटिव होके चलते हैं जब, तो अल्लाह आपकी मंजिलें आसान कर देता है। हाँ, तो महक जर्नी के बारे में बताएं, आपने आगाज कैसे किया, कब तक किया और यहाँ तक पहुंचने का सफर कितना चैलेंजिंग रहा, कितना मुश्किल रहा और कितना खुशगवार रहा? बिल्कुल, बल्कि आप रिलेट करेंगे, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वुमेन क्रिएटर्स को, तो ये क्रेडिट आपको भी जाता है। मुझे जितनी भी वुमेन क्रिएटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में जो जिन्होंने काम किया और अपना एक नाम बनाया, मुल्क का नाम रोशन किया, तो ये उनके लिए भी एजाज़ है। मैं उनकी एम्बेसडर हूँ और उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये 9 साल का सफ़र है जो कि कहने में तो 2 सेकेंड्स में ख़त्म हो जाता है, लेकिन 9 साल लगे, स्ट्रगल किया, बहुत काम किया और बस लगी रही तो अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया। अच्छा, तो मुझे बताएं, बहुत सारी ख़वातीन के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की, उन ख़वातीन के लिए सफ़ीर हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगी महक? मैं उनको ये कहना, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स कम है आर्ट के लिहाज से, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं फ्यूचर में एक ऐसा स्कूल ऑर्गेनाइज करूँगी जिसमें फ्री एजुकेशन होगी, आर्ट से रिलेटेड कोई भी फ़न आप सीख सकते हैं, खासतौर पर लड़कियाँ। और मैं उनसे ये पर्सनली कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी फील्ड चूज करें, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई पहले करें और म्यूज़िक को या किसी भी आर्ट को अपना पैशन रखें, और कभी भी कोई काम ये सोच के मत करें कि मुझे हिट होना है। काम जब आप अच्छा करते हैं, कौन है आपका आइडियल, कौन है फेवरेट, कौन है? बहुत सारे लोगों को आप भी सुनती होंगी। बिल्कुल, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग वुमेन क्रिएटर्स, तो इसमें तो ऑफ कोर्स वुमेन की पहले बात होगी। तो हमारे पास एक लिस्ट है और आप एग्री करेंगे कि हमारे पाकिस्तान की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है, इतने ज़्यादा आर्टिस्ट है, सब पूरी दुनिया में उनको पसंद किया जाता है। मैडम नूर जहां, रेशमा जी, फरीदा खानम जी, टीना सानी, और इन सबको, आबदा परवीन, इन सबको सुनते हुए मैं बड़ी हुई और ये सब मेरी इंस्पिरेशन है। कोई एक ट्रैक जो आपकी फेवरेट लिस्ट में हमेशा से रहता हो? अरे ये बहुत मुश्किल सवाल है, और अगर आप म्यूजिक का ज़ौक रखती हैं तो जॉनरे होते हैं कि सूफी अलग है, पॉप, रॉक, तो उस लिहाज से काफी, और मिजाज भी होता है ना, मूड पर भी डिपेंड करता है कि मूड खुशगवार है या तन्हाई का मूड है या किस तरह से है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। अच्छा महक, हमारे देखने वालों को क्या सुनाएंगी आप? मैं मैडम नूर जहां का ही एक गजल उनकी गाऊंगी जो कि मेरे दिल के बहुत करीब, और मैं अक्सर गाती हूँ। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। शुक्रिया, बहुत खूब जनाब, क्लैप फॉर यू। अच्छा, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए क्या करना चाहेंगी? आपने जैसे कि बताया कि स्कूल का इरादा रखती हैं, तालीम होनी चाहिए, क्या आपको लगता है महक कि कहाँ क्या वीक पॉइंट है हमारे माशरे की ख़वातीन का? इतना टैलेंट रखते हुए, इतना कुछ सोचते हुए भी क्यों समटाइम क्या हर्डल्स आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मैं एक औरत हूँ, मैंने इंडस्ट्री में भी फेस किया, और बाकी मेरे ख्याल से वक्त के साथ और हालात के साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं, और पॉजिटिव सीखे तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। औरत को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है हर जगह पे, वो कोई भी फील्ड हो। मैं ये नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, आप टीचर हैं तो भी आप हो सकती हैं रेस्ट। औरत के हकूक क्या है कि उनको उनकी बोलने का हक मिला जाए, उनको वरासत में हक मिला जाए, उनको एजुकेशन मिले जो उनके हकूक हैं। अगर औरत को मौका मिले तो वाकई ही दुनिया बदल सकती है, और मेरे ख्याल से आपको अपनी बेटियों को ये मौका देना चाहिए, उनको पढ़ाएं लिखाएं, वो जहां तक जो भी परस्यू करना चाहती है उनको प्लीज मौका दें। मैं कितने सपोर्टिव रही आपकी फैमिली, आपका सर्कल, आपकी सराउंडिंग्स आपके लिए जब आप आगाज कर रही थी, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में थे? क्योंकि यूजुअली जब हम स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना, बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं, अरे क्या करोगे, ये क्या होगा, इसका अंजाम कुछ नहीं होगा, भाई कोई अच्छा काम करो या कोई ऐसा काम करो। दो कि अब म्यूजिक एंड आर्ट को बहुत प्रमोट और पसंद किया जाता है, हमारे यहाँ नौजवान नस्ल को बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी एक खास तबका होता है जो हमेशा क्रिटिसिज्म ही कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे है, और मैं अपनी भी बात बताऊं तो बड़ा मुश्किल था। मैं मतलब कहने में ना वाकई के
इतना अरसा काम किया, लेकिन बहुत मुश्किल था। मैं 2 साल अपने घर नहीं गई थी, मैंने बहुत मेहनत की। और अगर आप मेहनत नहीं करते, घर पे बैठे हुए प्लेट में रखे हुए किसी को कुछ नहीं मिलता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उस चीज की अहमियत का पता होता है। और क्रिटिसिज्म भी मिला है और वोकल टोन के लिहाज से भी, लाइक, और मैंने हमेशा क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लिया। अगर आप उसको पॉजिटिव नहीं लेंगे तो आप तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो मैंने अपने आप को हमेशा पुश किया। अगर मुझे किसी ने कहा कि जी आप गा नहीं सकती हैं, तो मैंने उसको पॉजिटिव लेके खुद को पॉलिश किया। मैंने सेमी क्लासिकल सीखा रेडियो पाकिस्तान से। और स्टेज हर आर्टिस्ट की जान होती है, तो जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। अच्छा, कौन सा सिंगर आपसे मैं पूछूंगी जिसके साथ आप चाहती हैं या ख्वाहिश रखती हैं कि आप आपका गाना गाएं या स्टेज शेयर करें? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने भी बड़े नाम हैं, मैंने उन सबके साथ काम किया। और जब मैंने कमीज तेरी काली गाया था लाला का, तो काफी डरी हुई भी थी। अच्छा। और जब लाला के साथ मुलाकात हुई, प्रेशर फील हुआ? का भी बड़ा होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा फील हुआ था। और मुझे था कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि कमीज तेरी काली तो ऑलरेडी हिट सॉन्ग था लाला का। तो जब लाला से मेरी मुलाकात हुई तो लाला ने मुझे बहुत प्यार किया, माथा चुमा, और उन्होंने कहा बेटा आपने बहुत अच्छा गाया। तो इससे साबित होता है कि बड़ा आर्टिस्ट हमेशा ज़र्फ का भी बड़ा होता है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो महक, जाने से पहले, सेगमेंट क्लोज करने से पहले कुछ मजीद गुनगुना दीजिए हमारे लिए। जी जरूर। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। That's amazing जनाब, clapping for you। और महक, जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगी? शॉर्ट एक मैसेज दे दें हमारी ऑडियंस के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरत जो है कुछ भी अपनी लाइफ में जब अचीव करती है, वो इंडस्ट्री की है, वो आपके घर की, आपकी माँ, बेटी, बहन, बीवी, वो कुछ अचीव करती हैं तो उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। जितने कॉन्सर्ट्स मेल सिंगर्स को मिलते हैं उतने ही फीमेल को भी मिलने चाहिए। आपको लगता है फर्क समझा जाता है? ऐसा है, डोमिनेंस है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है, और सबके सामने है। और मैं चाहती हूँ कि औरत को भी उतना मुकाम मिले, उतना काम मिले जितना एक मर्द को मिलता है। तो इसमें मैं ये नहीं कह रही कि मर्द बुरे हैं या औरतें, मैं कह रही बस इक्वालिटी है, काम में उनको बराबर हक दिया जाए। और पॉजिटिव रहें, उतार चढ़ाओ सबकी जिंदगी में आते हैं। जब आप पॉजिटिव होके लगे रहते हैं तो आप अपनी मंजिल अचीव कर लेते हैं। वैसे आपको लगता है कि अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में अब म्यूजिक के हवाले से? म्यूजिक के हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है, बल्कि आपने ऐड ऑन किया था कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है लोगों में। सब म्यूजिक करना चाहते हैं, उनको सेंस है म्यूजिक की, म्यूजिक टीचर्स भी, म्यूजिक स्कूल बन गए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच महक, आपने हमें ज्वाइन किया और इतना अच्छा गुनगुनाया भी आपने हमारे लिए। तो खुश रहें और अच्छा काम करती रहें और पाकिस्तान का नाम आप रोशन करती रहें। थैंक यू सो मच जनाब। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और आपकी सेहत के हवाले से कुछ बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियो। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और जैसा कि ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि आपकी सेहत के हवाले से कुछ टिप्स हम लेकर आएंगे और एक्सपर्ट हमारे साथ जनाब मौजूद है, स्टूडियो में है। और इंसान का बीमार होना एक फितरी अमल है, तकलीफ आना ज़िंदगी में एक फितरी अमल है, लेकिन उसका सही इलाज अगर हो जाए, बर वक्त इलाज हो जाए और सही इंसान कर दे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी मसले, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और एक ऐसा ही मेथड इस्तेमाल किया जाता है जब हमें तकलीफ होती है जोड़ों से मुतालिक या मसल की वीकनेस, अक्सर नॉट्स बन जाते हैं, तो इसमें एक ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाता है। किसी किस्म की कोई अद्वियात का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद हाशिम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये जिस ट्रेडिशनल मेथड का हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक में भी, और ये अब कैरोप्रैक्टिक तरीका इलाज, ये बेसिकली है क्या? आजकल हमें अक्सर नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन के पेशेंट्स मिलते हैं और उसमें बहुत से ट्रीटमेंट मेथड्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट्स शॉर्टकट के तौर पर मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, पेन किलर्स खा रहे होते हैं, तो वन ऑफ द ट्रीटमेंट मेथड्स में कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट मेथड भी है।
हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जब पेशेंट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास आता है कि गर्दन की दर्द है, तो उससे पहले वो बहुत सी मेडिसिन खा कर आ रहा होता है, क्योंकि आजकल का दौर इस तरह का है कि लाइफस्टाइल जिसने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमने ऑफिस वर्क करना है, स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, सोशल मीडिया को हमने बहुत ज़्यादा टाइम देना है, मोबाइल यूज़ करने हैं, उस वजह से नेक पेन, बैक पेन बहुत कॉमन है, लेकिन उसके शॉर्टकट्स के तौर पर मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास पहुंचता है वो कहता है कि जब मेडिसिन भी हम पर असरअंदाज नहीं हो रही, तो उसमें फिर जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये मसल्स का प्रॉब्लम है, पोस्चर का प्रॉब्लम है, तो उसमें वन ऑफ द ट्रीटमेंट मेथड जो है वो chiropractic ट्रीटमेंट मेथड है। ठीक, और ये किस तरीके से किया जाता है? इसमें हम पहले पेशेंट की असेसमेंट करते हैं कंप्लीट। अगर पेशेंट हमारे पास आता है, वो अमूमन आजकल ट्रेंडिंग वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत कॉमन है, तो अमूमन पेशेंट समझते हैं कि हम पेशेंट के बनकर जाएंगे और हम उनको ट्रीटमेंट फ़ौरन परफॉर्म कर देंगे। लेकिन ये स्टार्ट होता है असेसमेंट से। हम मरीज़ से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, कब से प्रॉब्लम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर गर्दन में दर्द है तो बाजू में दर्द तो नहीं जा रही, खुदा ना खास्ता कोई चोट तो नहीं लग गई थी, तो ये सारे सवालात हम असेसमेंट में। तो डॉक्टर साहब, अद्वियात इस्तेमाल ना करने की क्या कोई ख़ास वजह है? असूलन अद्वियात तब इस्तेमाल की जाती हैं जब उनकी ज़रूरत हो। अच्छा। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट जिस तरह मसल्स पेन है, जॉइंट्स पेन है, इसके अंदर सिर्फ दर्द को मैनेज करने के लिए अद्वियात अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दर्द तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसकी कॉज बेहतर नहीं होगी। मतलब आपको गर्दन में पोस्चर अगर आपका ख़राब है, आपको पता ही नहीं है कैसे बैठना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो दर्द तो आप बेहतर करेंगे लेकिन उसकी कॉज बेहतर नहीं करेंगे। वैसे हमारे मसल्स वीक क्यों होते हैं? जो मसल से मुतल्लिक बीमारियां या मसाइल होते हैं वो क्यों जनरेट होते हैं? अगर आप आज से 20-30 साल पहले चले जाएं, तो अगर मैं ख़वातीन की ख़ासतौर पर बात करूं तो 20 से 30 साल की उम्र में ख़वातीन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं जाती थी, लाइक नेक पेन, बैक पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने नहीं सुना कि हमारी जो मदर्स हैं उनके दौर में आती थी। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के अंदर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हमारा खाने पीने का अंदाज़ है, एक्सरसाइज है और स्लीप है, ये सारा टोटली कोलैप्स हो गया। उसकी वजह से वन ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो मसल हेल्थ है। मतलब सादा सी बात है कि आपने रात को 8 घंटे सोना है या 9 घंटे सोना है, अगर आप नहीं सोएंगे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी, उस वजह से थकेगी, फटीग में जाएगी, उससे मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे। और एक्टिव लाइफस्टाइल अगर नहीं है, एक्सरसाइज आप नहीं करते, एक्सरसाइजेज तो बहुत दूर की बात है, अगर आप रोज़ाना अपने लिए 20-30 मिनट, आधे घंटे की वॉक भी नहीं निकालते, उसकी वजह से फिर मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये तो कुछ लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज़ अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम हो जॉइंट्स का, मसल्स का, तो उसमें उस प्रॉब्लम की वजह से मसल्स वीक हो रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, तो हम हमारी ऑडियंस की आसानी के लिए कुछ थोड़ी सी टेक्निक्स बता सकते हैं? ठीक है। अमूमन हमारे पास जब पेशेंट आता है तो आजकल मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले 2-3 साल के अंदर माशाल्लाह इन्हीं एज ग्रुप के हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, और अगर मैं कहूं यंग यानी कि हमारी 80% प्रैक्टिस जो है वो रोज़ाना यंग लोगों की। क्या वजह है कि यंग लोग ज़्यादा डॉक्टर साहब आ रहे हैं? एक तो यंग लोग अपने साथ बहुत कंसर्न है, लाइक अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो फ़ौरन उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक तो ये बात है। दूसरा ये कि आप दर्द में बहुत देर तक नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको गर्दन की दर्द है, कमर की दर्द है, तो आप उसके कोई ना कोई तरीका इलाज तो ढूंढेंगे। ठीक है, कब तक आप दवाइयाँ खा कर अपने आप को मैनेज करेंगे। और मैंने आपको भी बताया कि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आजकल किसी से भी पूछता हूँ कि वो क्या करता है, तो वो कहता है कि मेरे बैठने का काम है, बैठने का काम है। स्टूडेंट भी बैठ कर काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्कर भी बैठ कर काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे मसल्स वीक और पेन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं इस तरह के एक क्लाइंट की बात करूं या पेशेंट की बात करूं जो हमारे पास नेक पेन के साथ आते हैं, तो अमूमन इस तरह के पेशेंट्स हमें आकर कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गर्दन में दर्द है। ठीक, अब अमूमन हमें कुछ सवालात करने पड़ते हैं। पहली बात तो ये कि अगर मैं कोई यंग पेशेंट कंसीडर करूँ, माशाल्लाह आपकी एज कितनी है? 24। इन्हीं से पूछ लेते हैं इनका लाइफस्टाइल कैसे, रूटीन एक्टिविटीज़ में आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं? ज़्यादा बैठने वाला काम है, एक्सरसाइज नहीं करते, चूँकि माइक नहीं लगा हुआ इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज या वॉक करने का भी। इस तरह के पेशेंट्स हमें कंप्लेंट करते हैं कि हमें डॉक्टर साहब गर्दन में दर्द रहती है इस जगह पर। हम मूव कर सकते हैं? आप अगर अपनी चेयर रोटेट कर लें, डॉक्टर साहब थोड़ा सा स्पेस देकर आप बताइएगा, पूरा कैमरे की तरफ मूव कर दीजिएगा। अमूमन पेशेंट्स हमें कंप्लेंट करते हैं कि हमें गर्दन में दर्द होती है। अब कुछ पेशेंट्स हमें बताते हैं डॉक्टर साहब हमें यहाँ दर्द है, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दर्द है। इवन पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें दर्द तो पहले होती थी गर्दन में, लेकिन अब वो सर में दर्द में कन्वर्ट हो गई है। अब वो बाजुओं में आती है।
अब वो चेस्ट की तरफ, इवन अगर लेफ्ट साइड के ऊपर पेशेंट को पेन जा रही है तो हमारे पास पेशेंट पूरी की पूरी कार्डियक एग्जामिनेशन करवा कर आता है। अच्छा। यानी कि वो हॉस्पिटल गया होगा, उसने अपनी पूरी ECG करवाई होगी, लेकिन डॉक्टर ने उसको एंड में कहा होता है कि आपको सिर्फ पट्ठों का मसला है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं और पेशेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हम काम कर लेते हैं लेकिन अब हमारी वो एफिशिएंसी नहीं आ रही, हम फोकस नहीं कर पा रहे और हमें महसूस होता है कि हम उकता गए हैं। पहले हम 8-8 घंटे काम कर लेते थे लेकिन हम 2 घंटे 3 घंटे बाद हमें दिल करता है कि हम ना थोड़ा सा अपने आप को हिलाएं। तो इस तरह के पेशेंट कंप्लेंट करते हैं। तो जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनका एक तो प्रीवियस रूटीन पूछ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है खुदा ना खास्ता चोट तो नहीं लग गई, कोई ट्रॉमा तो नहीं हो गया। उसके बाद हम उनकी बेसिक असेसमेंट करते हैं। इस तरह हमारे पास ये पेशेंट आए हैं, हम इनको ऑब्जर्व करेंगे, पीछे से खड़े होकर भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनको, आप काइंडली खड़े हो सकते हैं, इधर खड़े होना, आपने इधर खड़े होना है, पीछे आइएगा, हाँ जी, उस तरफ टर्न ले लें। हम उनका ना सबसे पहले पोस्चर ऑब्जर्व करते हैं पीछे से। ठीक, पोस्चर किस तरह का है, उसमें हमने लेवल्स देखने होते हैं, शोल्डर लेवल, स्कैपुलर लेवल, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद साइड पर से पोस्चर देखने का, लेफ्ट साइड पर टर्न ले लें, सामने देखना आपने। अब हम लेफ्ट साइड से जब एक साइड से पोस्टर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हेड ऑन शोल्डर्स कैसा है, शोल्डर की अलाइनमेंट है या नहीं, शोल्डर्स राउंडेड तो नहीं हो गए। उसके अलावा हम देखते हैं कि आपके जो कर्व है, आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ जाइए ताकि आप कैमरे में अगर कमर का जो कर्व है कहीं ऐसा तो नहीं कि कमर का कर्व बहुत आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, तो ये बेसिक असेसमेंट्स होती हैं जो हम करते हैं। उसके बाद फिर हम उनकी मूवमेंट्स करवा कर देख लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं आपने आगे की तरफ झुकना है। मैं गुजारिश करूंगी क्लोज फ्रेम में ही रहें ताकि हमारी ऑडियंस देख सके। रुकू में झुकना है आपने, आगे झुकते जाएं, वापस ऊपर आएं, पीछे आ जाए, पीछे आ जाए। ठीक, ऐसे कोई दर्द है, लेफ्ट साइड पे झुकें, राइट साइड पे। अब कहने को तो ये मैंने वापस 3-4 मूवमेंट्स किए, लेकिन इस दौरान इनकी कमर के मोरों में किस तरह की मूवमेंट हो रही है, इनका पोस्चर कैसा है, इनके मसल की हेल्थ कैसी है, ये तमाम की तमाम। वैसे कैसी है मसल की हेल्थ डॉक्टर साहब? कुछ खाते पीते क्यों नहीं हो आप मेरे भाई? क्यों नहीं ख्याल रखते अपनी सेहत का? इतने बुरे हालात में नहीं है माशाल्लाह। अच्छा, वेरी गुड। जो है मसल बल्क अच्छा है, ठीक है, और वी एक्सपेक्ट कि इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जनाब बताएं। ठीक है, आप यहाँ दोबारा बैठें। अगर हम इनके नेक पेन की बात करें तो फर्दर जो हम असेसमेंट करते हैं, आपने थोड़ा सा पीछे टेक लगा कर बैठ जाए, लाइक दिस। आपने सर को नीचे की तरफ झुकाना है, झुकाते जाएं, वापस ऊपर उठाएं, रिलैक्स, लेफ्ट साइड पे सलाम फिरें, राइट साइड पे रिलैक्स, छोड़ दें, रिलैक्स। ऐसे कोई पेन अगर इस दौरान पेशेंट को कहीं पेन नहीं आ रही तो उससे में हमें अंदाजा होता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है। तो ये कुछ बेसिक असेसमेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम देख सकते हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, ये मसल्स में या हमारे शोल्डर पेन जिनको अक्सर रहती है, नॉट लग जाना, ये किस वजह से होता है और ये क्यों इतना कॉमन है? अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते रोजाना, अगर आप प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं लेते, अगर आप खाना वक्त पर नहीं खाते, अगर आपके ऊपर सोशल प्रेशर्स हैं, आप काम करते हैं, डेडलाइन से करीब करते हैं, टेंशन में रहते हैं, कोई काम है जो बार बार आपके दिमाग पर सवार है, तो ये वो वजूहात हैं जिस वजह से आपके मसल्स स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और हमारे जो नेक के अराउंड मसल्स हैं, शोल्डर और नेक के अराउंड जो मसल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं। इस वजह से जब कॉन्स्टेंटली मसल स्टिफ रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें नॉट्स बन जाती हैं या बैंड्स बन जाती हैं, जिनको हम ट्रिगर पॉइंट्स भी बोलते हैं, मसल नॉट्स भी बोलते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ होगी, पेशेंट कहेगा कि मेरे हाथ में दर्द है जी, पेशेंट कहेगा मेरे सर के अराउंड दर्द है। इस हद तक पेशेंट हमें कंप्लेन करता है, कहता है कि मुझे देखने में मसला आ रहा है, सुनने में मसला आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह मेरी लाइट से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सेंसरी प्रॉब्लम यानी कि सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो ये ट्रिगर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ मसल्स की टाइटनेस होती है। अच्छा, और ये नॉर्मल मसाज करने से भी दूर हो सकती है, अच्छी अगर आप हेल्दी वॉक अगर स्टार्ट करते हैं उससे भी दूर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपने सबसे ज़रूरी है स्लीप टाइम इज़ द बेस्ट रिकवरी। रात को 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, बेस्ट रिकवरी है। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप आजकल की रूटीन देखें तो लोग रात 1, 2, 3 बजे सोते हैं और सुबह 7, 8, 9 बजे या फिर लेट उठते हैं, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म में बता दूं कि फ्यूचर में जो हालात चल रहे हैं, हर बंदे के जिस तरह मैकेनिक का नंबर होता है गाड़ी रखने वाले के पास, इस तरह हर बंदे के मोबाइल में फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर होगा। क्योंकि अब आपको बताया 80% हमारे यंग पेशेंट्स हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को लो बैक पेन का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो। एक तो नेक या शोल्डर से रिलेटेड, और सेकंड चीज़ के जो लोअर बैक पेन है
वो किस वजह से होती है? बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। अगर आप खड़े हुए इंसान को देखें तो पूरी अपर बॉडी और लोअर बॉडी इस दरमियान वाले हिस्से में, कि लोअर बैक एरिया पे मिल रही होती है। तो इसको बताने का मकसद ये है कि सॉरी, लोअर बैक पेन आजकल इसलिए कॉमन है क्योंकि हमारी जो कमर है पूरी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को मिलाती है। ठीक। कमर अमूमन ना वीक हो जाती है। अच्छा। अगर मैं लाइक आपके सामने अपनी रूटीन बताऊं तो ये वीक ओवर द टाइम इसमें वीक होना ही है या हमारी अपनी गलतियों की वजह से ये वीक होती है? ये 99% हमारी अपनी गलतियों की वजह से वीक। और वो क्या है? ये जो आप बता रहे हैं कि स्लीप टाइम ना होना, अच्छी डाइट ना होना, लाइफस्टाइल ना होना। एक टाइम होती है इनको बोलते हैं कोर मसल्स, यानी कि हमारे पेट कमर के जो मसल्स होते हैं इनको बोलते हैं कोर मसल्स। ये कमज़ोर हो जाते हैं और यही अल्टीमेटली कमर को संभाल रहे होते हैं। और इसकी वजह ये है कि अगर मैं बात करूं, अब मैं ख़वातीन मेरे ख्याल से मॉर्निंग में ज़्यादा देख रही होती हैं आजकल। अगर हम देखें 20 to 30 ईयर्स की जो फीमेल्स हैं आफ्टर मैरिज, उसके बाद जब 1-2 बेबीज़ होते हैं तो उसके बाद अक्सर हमें पेशेंट्स कंप्लेंट करती हैं कि डॉक्टर साहब तो मुझे लगता है कि मैं 1-2 घंटे खड़े हुए खाना बना लूँ, उसके बाद मुझे बैठना पड़ता है। तो आपको मैं सिर्फ एक टिप दे दूँ कि आपकी लाइफ जब स्टार्ट होती है तो उसमें आपने एक्सरसाइज को लाजमी जारी रखना है। दिन के किसी भी हिस्से में करें, चाहे दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और कितनी देर की एक्सरसाइज रिकमेंडेड है? सादा अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो वॉक आपको 20 से 30 मिनट करनी चाहिए। रिकमेंडेशंस जो दुनिया में कही जाती हैं, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, उसमें हफ्ते के अंदर आपने 7 से 10 घंटे की एक्टिविटी पूरी करनी है। अब 7 से 10 घंटे की एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप किसी एक दिन 1-2 घंटे की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना करना चाहते हैं तो 20, 30, 40 मिनट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अक्सर लोग देखा होगा कि वो 2-3 घंटे खेलते हैं किसी दिन ना, तो इस तरह भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। आप इसको वीकली 6-7 से 10 घंटे की एक्टिविटी कम से कम रिकमेंडेड है। ये मैं यंग लोगों की बात कर रहा हूँ। बच्चों के अंदर तो आप देखें कि बच्चों के अंदर 15 से 20 घंटे रिकमेंडेड है बच्चों के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि आजकल के बच्चों का लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं। अब पेरेंट्स आजकल हम 10 से 15 साल के बच्चों को भी लेकर आते हैं हमारे पास कि इनको प्रॉब्लम्स हैं और उसकी वजह उनका लाइफस्टाइल है। हम अपने बचपन में खेलते थे, आजकल के बच्चे मोबाइल के ऊपर खेलते हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटी ना होना, इस वजह से सारे के सारे मसल्स और बोन्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बोन्स के जो मसाइल होते हैं ये भी एक टाइम आता है अगर इसको प्रॉपर्ली क्योर ना किया जाए तो ये शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। तो इसकी वजूहात और इसका एहतियात में सिंपल सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी रूटीन को देखें। अगर आपको बैक पेन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट अक्सर आते हैं डॉक्टर साहब में बैक पेन हो गई है, डॉक्टर साहब में शैटिका हो गई है, तो एहतियात ये है कि जब आपको शुरू होते हैं प्रॉब्लम तो आप कंसल्ट कर लें। लेकिन शुरू होने से 1, 2, 3 महीने पहले आपने कुछ ऑब्जर्व करने का आपको लाइफस्टाइल कैसा है। तो रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप वॉक जारी रखें, नमाज लाजमी पढ़ें ताकि आपकी उसमें पूरी बॉडी की मोबिलिटी हो जाती है। और उसके अलावा जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मैं कहता हूँ अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं उसमें आप झुकते हैं और खड़े होते हैं, ये पूरी कमर की बेस्ट एक्सरसाइज है। तो यही चीज़ हम पेशेंट को बताते हैं कि आप अपने ऑफिस में जो टेबल है उसमें कुछ कंधों की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती हैं, कुछ लंबो पेल्विक मोबिलिटी एक्सरसाइज होती हैं जिसमें हम एक्सरसाइज पेशेंट को बता देते हैं, वो पेशेंट करते रहें तो और वो बेहतर रहते हैं। लेकिन वॉक बहुत ज़रूरी है, खाना पीना वक्त पर, मतलब आपकी रूटीन होनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम, ये मील्स टाइमली आपको खाने चाहिए। और प्लीज़ ऑर्गेनिक फूड पर आ जाएं, हेल्दी डाइट पर आ जाएं, ऑर्गेनिक फूड पर आ जाएं। ये बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं। आजकल तो डॉक्टर साहब वैसे भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है तो लोगों को ख्याल ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक फूड के बारे में लोगों को काफ़ी अब अवेयरनेस हो चुकी है, तो हम स्विच कर सकते हैं उस पर। प्रैक्टिकली बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकली कम फॉलो करते हैं। आजकल के दौर में बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई है, लोग देख लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, आई थिंक जो यंग जनरेशन है उनका रुझान थोड़ा सा है इन चीज़ों पे। जो हमारे पुराने खाने बनाने के जो तरीके हैं, टू मच ऑयल और बहुत सारा, आप समझ रहे हैं, ये चीज़ें अब जो यंग जनरेशन है वो इसको अंडरस्टैंड करती है कि इट्स नॉट हेल्दी। इसके अंदर मैं ये कहता चलूँगा कि आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं उधर ये आप चीज़ देखते होंगे, लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ जो आजकल मार्केट में हालात चल रहे हैं, लोग इतने सोशल प्रेशर्स में काम कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कंपनीज़ को देखना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब
8 घंटे काम करना है तो लोग 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। खाना सुबह खाया था तो रात को खाना खा रहे हैं, मतलब ये आप रूटीन, तो ठीक है लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रीइंश्योर करवाना पड़ता है, बताना पड़ता है, कहना पड़ता है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, ख्याल रखना वाकई बहुत ज़रूरी है और ये कोई आकर नहीं रखेगा, इसके बारे में आपको खुद से सोचना ज़रूरी है और एफर्ट करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये है, ज़रा पोस्चर की बात कर लेते हैं कि करेक्ट पोस्चर में रहना कितना ज़रूरी है और गलत पोस्चर क्या है। पोस्चर के मुतालिक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमने टेक लगा कर बैठना है, कंधे सीधे रखने हैं, गर्दन सीधी रखनी है, झुक कर चीज़ उठानी है तो घुटने मोड़ कर उठाने हैं। लेकिन इस दौर में जो रिसेंट रिसर्चेज आ रही हैं उसमें कहा गया है कि आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं उस तरह काम करें। यस, आपने अगर बैठने का अंदाज बेहतर रखना है तो ऐसी चेयर होनी चाहिए जिसमें आप कमर को सपोर्ट करके बैठें, लेकिन बहुत देर तक अगर आप एक ही पोस्चर में रहते हैं वो नुकसानदेह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैठे हुए हैं कंप्यूटर के सामने और इस पोस्चर में बहुत देर तक बैठे हैं, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, तो ये आपके नुकसानदेह है। सिर्फ गर्दन के चंद डिग्री आगे होने से कई किलो वजन हमारे कंधों पे और कमर के ऊपर पड़ता है, और आप इन्हीं के बारीक बारीक मसल्स हैं, उन पर कई किलो मसल्स के ऊपर अगर आप वेट डाल कर रखेंगे तो वो स्ट्रेस में आते हैं, पेन में आते हैं, फिर जो आपको बात बताई ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स जो मैं पेशेंट को देता हूँ वो ये देता हूँ, जब आप खड़े हों तो पेट खींच के खड़े हों। अगर आप कहेंगे तो मैं इनको डेमोन्स्ट्रेट कर दूं पोस्चर के बारे में। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। सादा सी कुछ टिप्स हैं जो आपने करनी, काइंडली आपने खड़े होना है। जब आप खड़े होते हैं थोड़ा इस तरफ हो जाएं, तो एक टर्म बोलते हैं कि आपने अपनी कोर को एक्टिव रखना है। तो जब आप खड़े हों तो पेट को खींच के रखें, आप पेट को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, लाइक दिस। अमूमन लोग पेट निकाल के या पेट को रिलैक्स छोड़ के खड़े होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी कोर को एक्टिव करते हैं, यानी कि सिर्फ टमी टकिंग करते हैं, पेट खींच के रखना है और सांस लेते रहना आपने, तो इस पोजीशन से फ़ायदा ये होता है कि आपके पेट और कमर के मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, फ्यूचर में आपको कमर दर्द नहीं होती और आपकी कमर स्ट्रॉन्ग रहती है। उसके अलावा कंधे झुका कर ना रखें, मतलब कंधे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें आगे। अमूमन हम कंधे ढीले छोड़ के खड़े होते हैं, तो हम सिंपल कहते हैं कि जब आप पेट खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कंधे भी सीधे हो जाएंगे, और कान को कंधों पर रखना है, कान को आपने कंधों पर रखना है। तो अगर आप गर्दन ऐसे थोड़ा सा गर्दन आगे झुकाएं, इस तरह झुका कर रखते हैं, तो सिंपल कहते हैं चिन टक इन करें, लाइक दिस, कान को कंधों पर ऐसे रख लें, ठीक है, काइंडली आप बैठ जाएं। थैंक यू, ये कुछ सिंपल सी टिप्स हैं। थैंक यू सो मच, आपने टिप्स बताई। और पोस्चर का करेक्ट होना बहुत जरूरी है, स्लीपिंग पोस्चर का भी करेक्ट होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग रात को बहुत चिल एसी करके सोते हैं, ठंड करके, कमरा ठंडा करके सोते हैं, और जब सुबह वो उठते हैं तो वो बताते हैं या तो कि उनको बैक पेन का प्रॉब्लम है या फिर मसल्स या उनकी जो बॉडी है वो स्टिफ हो गई है। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए सबसे पहले तो आपको एसी का टेम्परेचर नॉर्मल रखना चाहिए, और स्ट्रेचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का बैलेंस होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हम तो बहुत काम करते हैं, हम तो बड़े स्ट्रांग हैं, हाँ। उनको भी बैक पेन हो जाती है। आपके पास बॉडी अक्सर हाउसवाइफ्स कहती हैं कि घर में कामकाज, बच्चों का, किचन का, तो हम तो हमारी सारी एक्टिविटी, सारा जिम हमारा घर में कामकाज करके हो जाता है। एक्सरसाइज को एक्सरसाइज तब कंसीडर किया जाता है जब आपका दिमाग भी एक्सरसाइज को सोच रहा हो। अच्छा। तो अगर आप देखें आप रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं तो उनको तो हम डेली चोर्स कहते हैं या एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग कहते हैं, लेकिन आप फोकस्ड होकर अगर कोई काम करते हैं तो उसको हम एक्सरसाइज कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी फिर उसको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। और जहाँ तक सोने के पोस्चर की बात है, तो सोने का पोस्चर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फोम या मैट्रेस आपका 4-6 इंच वाला होना चाहिए, और अमूमन आपके लेग्स के दरमियान पिलो होना चाहिए, और आपकी इतनी जगह होनी चाहिए जिसमें आप प्रॉपर्ली सो सकें। इसी का ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अवेयरनेस फैलाई हमारी ऑडियंस के लिए और बड़ी ज़बरदस्त टिप्स आप शेयर कर रहे थे। लेंगे जनाब यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद किचन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो ब्रेक के बाद फौरन आएंगे वापस, साथ रहिए। वेलकम बैक। आवाज़ मेरी धीमी हो चुकी है और मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ।
अनम, आपको मेरे दुख की वजह पता चल चुकी है? जी जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा है। क्यों दिल जलाने की बात करते हो? क्यों दिल जलाने की बात करती हो? क्यों ऐसे खाने बनाते हो जैसे दिल जले? बता दें फिर हमारी ऑडियंस को क्या दम पे रखा है आपने? बिल्कुल, आज हमने दम में जो ये पक रहा है ये जी यखनी पुलाव हमने बनाया है। और जब से मैंने नबिया को बताया है कि आज मैं यखनी पुलाव में बना रही हूँ, तो वो उनकी आवाज सदमे में हूँ मैं, इस वजह से नहीं कि क्यों बनाए हैं, बल्कि इस वजह से क्योंकि मैं खा नहीं सकती हूँ भाई, क्योंकि वजन भी कंट्रोल। अभी देखें डॉक्टर साहब आए हुए थे, वो यही बात कर रहे थे। बिल्कुल, तो क्या करें भाई, कंट्रोल करना पड़ता है, जरा दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। लेकिन बहरहाल भाई जो लोग खा सकते हैं एंजॉय करें, यखनी पुलाव खाएं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बिल्कुल, और वो दोपहर का बड़ा जबरदस्त लंच भी एक ऑप्शन हम रोज आपको दे, सलाद के साथ, चटनी के साथ, मिंट चटनी हो और रायता बना हो। रायता मैंने बना लिया है, और बस जो है सलाद ट्रीट है वैसे हमारे यहाँ बिरयानी और यखनी पुलाव ट्रीट है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमारे वो कराची और लाहौर वैसे आई पर्सनली लाइक यखनी पुलाव बिरयानी से ज्यादा। मुझे भी बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे पुलाव ज्यादा अच्छा लगता है कंपेरेटिवली। अच्छा, मुझे बाहर की तो बिरयानी बिल्कुल भी पर्सनली अच्छी नहीं लगती। शायद अगर घर में बनी हो तो वो मैं खा लूँ, लेकिन घर का अगर बना हो तो मैं ज़्यादा पुलाव को प्रेफरेंस देती हूँ। तो ये सिंपल हमने बड़े ही आसान तरीके से बनाया है। पहले हमने क्या किया जी, ऑयल लिया, उसके अंदर प्याज को फ्राई कर लिया। साथ ही मैंने थोड़ा साबुत गरम मसाला जो है, जो उसमें ज़ीरा है, सूखा धनिया है और साथ में काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़ पत्ता, सब डालकर जो है अच्छी तरीके से प्याज को फ्राई कर लिया। दूसरे एक बर्तन के अंदर जो है मैंने नमक डालकर और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल के जो चिकन की यखनी को रेडी कर लिया। उसके बाद जो है चिकन को निकाल लिया और प्याज में अच्छी तरीके से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद साथ ही मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए, थोड़ा सा अदरक ऐड कर दिया, हरी मिर्चें ऐड कर दी। सब डालने के बाद नमक डाला है, कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है और साबुत जो सूखा धनिया होता है, अगर आपको उसका साबुत पसंद नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, साथ में मैंने एक जो पुलाव के अंदर एक चीज़ की है वो ये है कि मैंने उसके अंदर जो है एक चिकन स्टॉक भी डाली है, क्यूब जो होती है वो डाली है, ताकि जो है उसका फ्लेवर और अच्छा सा आ जाए। उसके बाद चिकन को डाल के अच्छी तरीके से भुनाई जब कर ली तो जो यखनी हमने बनाई हुई थी रिमेनिंग वो मैंने डाल दी, साथ में चावल डाल दिए और पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही पानी इसका ड्राई हुआ तो हमने जो है चावलों को दम पे लगा दिया। अच्छा, दम जो है पुलाव का वो बहुत ज़रूरी है, वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम होना चाहिए, जैसे आप बिरयानी को दम लगाते हैं। अच्छा, और जो है अच्छा ना, दम लगाने की भी देखे ना एक पूरी टेक्निक है, अगर उसको कोई समझे, कुछ लोग बिल्कुल ही बस लगा देते हैं। हाँ। लेकिन प्रॉपर है कि हल्की धीमी आंच करके तवा नीचे रख ले। हाँ। या अगर है कुछ लोग अखबार लपेटते हैं ढक्कन के साथ या रुमाल करते हैं। बिल्कुल, रुमाल भी। अच्छा, रुमाल अगर ना भी रखें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रुमाल बेसिकली क्या करता है, वो जो थोड़ी बहुत कसर चावल में रह जाती है तो स्टीम में जो है उसको कुक कर देता है। अच्छा, कुछ लोग वेट भी रख लेते हैं, कुछ लोग वेट भी रखते हैं, तो मतलब हर बंदे की अपनी टेक्निक है। लेकिन आप डायरेक्टली भी हल्की आंच पे जो है दम लगा सकते हैं। हम बेसिकली दम इसलिए लगाते हैं कि जो थोड़ी बहुत कसर हमारे चावल में रह गई है वो डन हो जाए, और तवा नीचे इसलिए रखते हैं ताकि नीचे वाले लेयर पे चावल चिपके ना। अच्छा अनम, और पुलाव में कलर ऐड तो हम नहीं करेंगे? कलर नहीं ऐड। कलर जब आपने पुलाव में ऐड कर लिया ना तो अच्छा, फिर आपको इसका मतलब खुद ही नहीं पता कि बिरयानी बना रहे हैं आप, क्या पुलाव बना रहे हैं। बिल्कुल। और पुलाव का प्याज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि कलर के लिए कलर बनाता है पुलाव का। तो उसका प्याज जो है आपने जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। जब आप उसको डार्क ब्राउन कर देंगे तो चावल बिल्कुल ब्राउन फॉर्म में चले जाएंगे। हमें चाहिए लाइट ब्राउन कलर के चावल, तो जरा खिले खिले चावल होने चाहिए। तो मैंने पिछले कोई 8-10 मिनट से जो है चावलों को दम पे लगाया हुआ है, तो जैसे इसका धुआं निकल रहा है उससे अंदाजा हो रहा है कि चावल जो है दम लग चुका है। हम डिश आउट कर देते हैं। बिल्कुल, हम डिश आउट कर लेते हैं। उसके साथ ही जो है मैंने जीरा रायता बना लिया है, ताकि जो है आज सबको प्रॉपर ट्रीट जरा मिल जाए। और ये देखिए जी, चावल जो है हमारे दम हो गए हैं, और चावल को सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल्के हाथ से जो है वो खोल लेंगे। अच्छा रवि, हम मीट की चॉइस जो है वो आपकी अपनी पर्सनल है, आप अपने हिसाब से जो है वो बना सकते हैं। मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं। मुझे लगता है कि मटन पुलाव और बीफ पुलाव दुनिया का सबसे बेस्ट पुलाव होता है, और उसमें जो स्पेसिफिकली जो चिकनाहट आती है ना चावल में, वो पुलाव की जान होती है। अच्छा, इसके साथ जो है आप चाहें तो सालन में जैसे कि कोरमा बना सकते हैं, या आलू गोश्त जो होता है वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है पुलाव के साथ। तो आप जो है पुलाव के साथ आज अपने घर में आलू गोश्त बनाएं या चिकन कोरमा बनाएं। हाँ, और उसको प्रॉपर तरीके से, मैं समझती हूँ वीकेंड डिश है, वीकेंड पे एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है हमारी रेसिपी जो है आज की बिल्कुल कंप्लीट हो। फाइनल रेसिपी क्विकली शेयर कर दें। जी बिल्कुल, सिंपल
2 से 3 प्याज लिए थे मैंने नॉर्मल साइज़ से, उसको मैंने फ्राई कर लिया। अलग पैन के अंदर मैंने यखनी चढ़ाई, यखनी में साबुत गरम मसाला डाला, थोड़ा नमक डाला और चिकन डालकर उसको पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही प्याज फ्राई हो गया उसमें साबुत गरम मसाला ऐड किया, चिकन निकाल कर प्याज में फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली, अदरक डाला, डालकर अच्छी तरीके से उसकी भुनाई की। नमक, लाल मिर्च कुटी हुई और साथ में सूखा धनिया साबुत और हल्दी डालकर मैंने उसको कुक कर लिया। और जब वो बिल्कुल फाइनल कुक हो गया तो मैंने यखनी उसमें डाल दी, साथ ही मैंने उसमें राइस डाल दी 1 kg के करीब और उसको फिर पकने के लिए छोड़ी। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम लगाया और अब उसको सर्व कर दिया है ज़ीरा रायते के साथ। वाह 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 अनम, थैंक यू सो मच। हम खुशबू से ही खुश हो गए हैं। तो जनाब ज़रूर रेसिपी अनम की शेयर की हुई ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।